विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। हमारे देश का 600 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल रबी की खेती के लिए माना जाता है। अचानक बदलते मौसम का असर और फसल की बर्बादी देखकर अन्नदाता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी ज़्यादातर खेती मौसम के अनुसार होती है। इसका असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। देश भर में ओलावृष्टि के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लगभग 113 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी रबी फसल को भारी मात्रा में नुकसान होने से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को एक टीम राजस्थान के लिए रवाना कर दी गई है, जबकि हरियाणा के लिए शुक्रवार को टीम रवाना कर दी जाएगी। ऐसे प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा के दावों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पैरा बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने राष्ट्रीय आपदा सहित राहत कोष का बजट दोगुना करने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार अगले 5 सालों के लिए करोड़ों रुपयों का प्रावधान किया है। इस कोष में पिछले वर्ष की तुलना में दुगुनी धनराशि का इंतजाम किया जा रहा है। प्रभावित राज्यों को आपदा राहत के तहत राशि 10 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। कृषि मंत्री जी ने इसी तारतम्य में यह भी संकेत दिए हैं कि राज्य सरकारें किसानों को मुआवजा बांटने के लिए सरकारी प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार न करें, बल्कि उनको राज्य आपदा राहत कोष से धन वितरित करना शुरू कर दिया जाना चाहिए। यह सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए सहूलियत भी जुटा रही है, उन्हें रियायतें बांट रही है, बल्कि किसानों के हित में काम कर रही है। पैरा केंद्रीय खाद्य मंत्री ने गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की बैठक अप्रैल के अंतिम बुधवार को बुलाने के संकेत दिए हैं। इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर करीब करोड़ों रुपया बकाया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि खाद्य मंत्री बैठक से पहले किसानों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और मिल मालिकों पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का रास्ता तलाशने की कोशिश की जाएगी। बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई न कोई हल निकलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। पैरा महोदय, पानी प्रकृति का नायाब उपहार है। यह ईश्वर प्रदत्त मूल्यवान अमूल्य उपहार है। हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसा श्रेयस्कर जीवन तत्व है जिसकी मनुष्य ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मानकर आराधना की है। आराधना का फल मीठा होता है। माना जाता है कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम आते ही पानी का महत्व और किल्लत बढ़ जाती है। विकास के मान से पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमारे देश के भीतर ही नहीं, सारे विश्व के अंदर पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। पानी की बढ़ती हुई मांग, भूजल संवर्धन का अभाव और संसाधनों की कमी ने अनेक राष्ट्रों में पानी के संकट को ज़्यादा गंभीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पानी के बढ़ते संकट को देखते हुए 22 मार्च को विश्व में जल दिवस के रूप में मान्य किया है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 40% से ज़्यादा जनसंख्या पानी के संकट का दुख भोग रही है और यह संकट विश्व के 80 से भी ज़्यादा देशों के अंदर बरकरार है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर और पानी की सीमित उपलब्धि के आधार पर तैयार कराई गई विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मनुष्य की पानी की मांग प्रतिवर्ष 2.5% की दर से बढ़ रही है और इस वृद्धि के चलते हर 21 वर्षों में यह दुगुनी हो जाती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में
पानी के दुरुपयोग के प्रति सावधान किया गया है। यह भी माना जा रहा है कि पानी की आपूर्ति की समस्या अगली सदी में विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। विश्व बैंकों के पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जहां पर पानी की पर्याप्तता संतोषप्रद है और नियमित जल संकट घटने की संभावना नहीं है, वहां पर वितरण और उपयोग की सुदृढ़ व्यवस्था करना बहुत जरूरी हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में पानी का संकट और अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान स्थिति का यथोचित तरीके से उपाय और उपचार नहीं किया तो युद्ध की चिंगारी को भड़कते देर नहीं लगने वाली है। भारत में पानी की आपूर्ति की समस्या निरंतर विकराल हो रही है। अनेक राज्य पानी के बंटवारे के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, चाहे वह कृष्णा कावेरी का मामला हो या फिर नर्मदा बांध का विवाद या फिर पंजाब चंडीगढ़ के वाद विवाद के पीछे का रहस्य पानी नहीं है क्या? पैरा महोदय, देश में यह प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना हुई है। वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार की गई है, जिसमें सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। नई व्यवस्था को सही रूप देने में वक्त जरूर लगेगा। बहुत कुछ किया गया है और बहुत कुछ किया जाना शेष है। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाते हुए कह दिया है कि उन्हें वांछित अधिकार नहीं मिल पाने के कारण वे जन अपेक्षा के अनुरूप काम नहीं कर पा रहे हैं। अब उनमें विकास और प्रगति की चाह जाग उठी है। अपेक्षाकृत वे अपने अधिकार के प्रति सजग और चौकन्न हो गए हैं, परंतु त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आने से उत्साह धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा है। यह खुशी की बात है कि कम से कम संविधान संशोधन के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो कायम हो गई। अब कम से कम ढांचा तो तैयार हो गया है। जब ढांचा तैयार हो गया है तब बाकी कार्य भी हो जाएगा। पैरा, मैं उम्मीद करता हूं कि अब सरकार के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों का दायित्व बन जाता है कि बगैर राग द्वेष के एकजुट होकर संकल्प की पूर्ति करने का प्रयास करें। पंचायत कार्यालयों के अंदर अपेक्षाकृत पर्याप्त अमला नहीं है। अमले के अभाव में कार्य को सुचारू रूप से संपादित करने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक वित्तीय प्रशासनिक दायित्व नहीं सौंपे गए हैं। यथाशीघ्र अपेक्षित वित्तीय प्रशासनिक अधिकार संबंधी निर्देश जारी किया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि जन कल्याणकारी विकास के कार्यों में अवरोध पैदा करने की तुलना में उन्हें दूर किया जाना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों की प्रगति के बिना देश या प्रदेश की प्रगति के संबंध में ऊंची ऊंची बातें सरासर बेईमानी होगी। अब आवश्यक हो गया है कि आर्थिक सामाजिक बदलाव के लिए सकारात्मक प्रक्रिया शुरू की जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार से हमारा प्रदेश हमारे देश का एक आदर्श राज्य बन सकता है। पैरा, मैं समझता हूं कि इस व्यवस्था से ग्रामीण समाज में एक नई जिज्ञासा जगाने की पहल से पंचायती राज की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। इन अधिकारों से कर्तव्य बोध का होना भी उतना ही जरूरी है, अन्यथा राज सत्ता कभी जनसत्ता में परिवर्तित नहीं हो पाएगी। पंचायती राज के सपने को साकार बनाने के इस मुद्दे पर किसी को राजनीतिक तरीके से प्रपंच करने दिया जाना चाहिए। पैरा, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के बीच 1972 से कारोबार संबंधी करार लागू रहे हैं। आज की ज़रूरत के आधार पर सड़क, रेल, जल मार्ग को दुरुस्त करना आवश्यक हो गया है। यदि मार्ग सुगम बन जाता है तो बांग्लादेश हिंदुस्तान के सड़क, रेल, जल मार्ग से अपना सामान नेपाल और भूटान भेज सकेगा और हिंदुस्तान बांग्लादेश के रास्ते से अपना सामान म्यांमार भेज सकेगा। इसका अच्छा असर पूरे क्षेत्र में दिखेगा। इसका मतलब यह हो सकता है कि भूटान, नेपाल और म्यांमार दोनों मुल्कों के सीमा पार सामान भेज सकेगा। यह सब दोनों मुल्कों के अंदरूनी द्विपक्षीय बहुपक्षीय मामले सुलझाए पर ही संभव हो सकेगा।
इससे दोहरा लाभ यह होगा कि पहला तो यह है कि समय की बचत होगी और दूसरा कम समय लगने से सामान खराब होने की संभावना न के बराबर होगी। इन तमाम सहूलियतों को देखते हुए उम्मीद लगाई जा रही है कि इन इलाकों में सामान भेजने लाने का सिलसिला तेज होगा और इन मुल्कों के आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। विराम।